चलो स्टूडेंट्स, वन शॉट सीरीज में आज हम लोग चैप्टर कवर करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बायोलॉजी वन शॉट सीरीज हम लोग कर रहे हैं। एक शॉट में पूरा एक कंप्लीट चैप्टर आपको मिल रहा है। अभी तक हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन कवर किया है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जरा देखते हैं, चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है, ये हम लोगों को देखना है। क्या क्या डिफरेंस है लोकोमोशन और मूवमेंट में। अगर हम लोग बात करें मूवमेंट की, किसी भी बॉडी पार्ट का अपने एक्सिस पर एक ही जगह पर मूव करते रहना, लेकिन उसमें कोई जगह चेंज ना हो, उसकी लोकेशन चेंज ना हो, ये हम लोग इसकी बात करते हैं मूवमेंट की। इसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट। जैसे अगर सबसे सिंपल हम लोग बात करें, जैसे ये हमारा हाथ है, अगर इसका ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट कहलाएगा। यहाँ पर ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जगह चेंज नहीं हो रही, जहाँ पर अटैच है उसी जगह पर फिक्स है, ये क्या है? मूवमेंट है। लेकिन अगर हम लोग लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन में जहाँ पर आप हैं, यहाँ से आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए, बॉडी पोस्चर चेंज हो जाए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। जैसे सबसे सिंपल टाइप का, अगर हम लोग मूवमेंट पर ही अभी रहते हैं, तो सबसे सिंपल टाइप का मूवमेंट पाया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अमीबा में स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक ही जगह पर स्ट्रीम कर रहा है, वो एक सबसे सिंपल टाइप का मूवमेंट होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में टेंटिकल्स का मूवमेंट, फ्लैजिला का मूवमेंट, सीलिया का मूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो सीलिया जब मूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम में सीलिया मूव कर रहे हैं, तो सीलिया अपनी जगह से हट नहीं रहे, वो अपनी जगह पर ही उनका मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पर अटैच है वो फिक्स उनकी पोजीशन है, जिसे हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। तो सबसे सिंपल टाइप का मूवमेंट सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में आपको देखने को मिल सकता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद सीलिया का मूवमेंट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, फ्लैजिला का मूवमेंट, टेंटिकल्स का मूवमेंट होता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ह्यूमन अपना मूव करा सकते हैं, लिम्ब मूव करा सकते हैं, जॉ मूव करा सकते हैं, टंग मूव करा सकते हैं, आईलिड्स मूव करा सकते हैं। तो ये सारे जो मूवमेंट हैं, ये मूवमेंट है जो जहाँ की इनकी बॉडी पोस्चर चेंज नहीं हो रही, इनकी जगह चेंज नहीं हो रही है, अपनी जगह पर ही फिक्स है। लेकिन कुछ ऐसे भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जिन मूवमेंट की वजह से बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है, बॉडी की लोकेशन चेंज हो जाती है, जगह चेंज हो जाती है। ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। कि कुछ वॉलेंट्री मूवमेंट है, कुछ ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट है जिनकी वजह से बॉडी की पोस्चर चेंज हो जाती है, ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन। जैसे अगर अभी हमने आपको कहा ये हमारा लिम्ब है, मूव कर रहा है, ये मूवमेंट है, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, हमको यहाँ से साइड में हटना हो, तो हमारा जो लोअर लिम्ब है ये मूव करेगा। बिना ये लोअर लिम्ब मूव किए हम जगह चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारी जगह चेंज होती है तो वो कहलाता है लोकोमोशन। लेकिन लोकोमोशन होने से पहले हमारा जो लिम्ब है ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अभी यहाँ पर ये मूवमेंट हो रहा था, लेकिन लोकोमोशन नहीं हो रहा था। हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारी जॉ मूव कर रही है, हमारे टंग मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बॉडी पोस्चर चेंज नहीं हो रहा है, ये मूवमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट है, जैसे हमने कहा अगर हमारी बॉडी, हम यहाँ पर खड़े, यहाँ से यहाँ आना हो, तो हमें हमारा लोअर लिम्ब मूव करेगा, और हमारी जगह चेंज हो गई तो इसी मूवमेंट का नाम लोकोमोशन है। मूवमेंट क्यों बोले इसी मूवमेंट का नाम? क्योंकि अगर आपको जगह चेंज करनी है, बिना आप मूवमेंट कराए, बिना अपने लिम्स को मूव कराए जगह चेंज नहीं कर सकते हैं, और जगह चेंज हो गई तो वो क्या कहलाएगा? लोकोमोशन कहलाएगा। तो ऐसे मूवमेंट जहाँ पर बॉडी पोस्चर चेंज हो जाए, ऐसा मूवमेंट जहाँ पर बॉडी का लोकेशन चेंज हो जाए, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। ये एक तरह का वॉलेंट्री मूवमेंट है। इसका मतलब अगर लोकोमोशन करना है तो मूवमेंट जरूर होगा, बिना मूवमेंट के लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मूवमेंट अकेला हो सकता है, मूवमेंट हो रहा है तो लोकोमोशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहते हैं, याद रखिएगा कि सारे लोकोमोशंस जो है वो मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये मूवमेंट है लेकिन लोकोमोशन ये मूवमेंट है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट हुआ, हमारे लोअर लिम्ब ऐसे मूव किए,
ये लोअर लिम्ब मूव किया तो जगह भी चेंज हो गई, ये वाला मूवमेंट क्या कहलाएगा, लोकोमोशन कहलाएगा। तो सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं कहलाएंगे, लेकिन कुछ वॉलेंट्री मूवमेंट है जिनमें बॉडी का पोस्चर चेंज होगा, ऐसे मूवमेंट को लोकोमोशन बोलेंगे। इसका मतलब कि जो लोकोमोशन है वो एक तरह का मूवमेंट ही है, लेकिन ऐसा मूवमेंट जहां पर बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाए। और लोकोमोशन होने के लिए मूवमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ मूवमेंट हो रहा है ये, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकोमोशन हो। इसलिए पॉइंट याद रखेंगे आप समझ के कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। क्लियर। अब हम लोग बात इस पर करते हैं कि या मूवमेंट जो है ये कितने टाइप का होता है, हमारी बॉडी मूवमेंट कितने टाइप का होता है, या लोकोमोशन क्यों होता है, लोकोमोशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हम लोग अपने बॉडी में बात करें कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, जरा इतना देख लीजिए जो हमने आपको बताया। सबसे सिंपल टाइप का जो मूवमेंट है वो स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अमीबा में देखने को मिल सकता है। डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे सीलिया का मूवमेंट है, फ्लैजिला का मूवमेंट है, टेंटिकल्स का मूवमेंट है, ये अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स अपना मूव करा सकता है, जैसे लिम्ब मूव करा सकता है, जॉ, टंग, आईलिड्स, ये ह्यूमन बींग्स में मूव कर सकते हैं। चलिए अगर हम लोग आगे बात करें तो हमने कहा सम वॉलेंट्री मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर या लोकेशन, इट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ये हमने आपको पहले बता दिया। क्योंकि मूवमेंट हो रहा है तो बॉडी पोस्चर चेंज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लोकोमोशन करना है, बॉडी पोस्चर चेंज करना है तो मूवमेंट होना ही होगा। लोकोमोशन आर जनरली फॉर, लोकोमोशन होता क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। लोकोमोशन होता है सर्च ऑफ फूड के लिए, लोकोमोशन होता है एनिमीज से एस्केप करने के लिए, भागने के लिए, लोकोमोशन होता है सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड सर्च करने के लिए। लोकोमोशन जो है वो डिपेंड करता है डिमांड ऑफ सिचुएशन पर, नीड पर। डिमांड ऑफ सिचुएशन, आप कहीं पर हैं, किसी प्लेस पर आप हैं, वहाँ पर आपको जो सामान चाहिए, जो मटेरियल आपको चाहिए वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा कहीं और, आपको लोकोमोशन करना पड़ेगी। डिमांड ऑफ सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन, कैसे हैबिटेट पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हैबिटेट पर हैं। आप ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको आपकी नीड की चीज़ें, आपकी रिक्वायरमेंट जिन चीज़ों की है वो अवेलेबल नहीं है, आपको वहाँ से हट के जाना पड़ेगा, लोकोमोशन आपको करना पड़ेगा। लोकोमोशन जो है क्यों होता है, फिर से सुन लीजिए। लोकोमोशन जनरली होता है सर्च ऑफ फूड के लिए, सर्च ऑफ सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, एस्केप फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से भागने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोकोमोशन होता है। डिपेंड करता है डिमांड ऑफ सिचुएशन पर, डिपेंड करता है हैबिटेट पर। तो याद रखिएगा लोकोमोशंस आर जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, सर्चिंग ऑफ सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, मेटिंग, एस्केप फ्रॉम एनिमीज, फेवरेबल कंडीशन के लिए, ये इन सब चीज़ों के लिए लोकोमोशन होता है। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स हैं। जैसे हम लोग बात करें हमारी बॉडी में अमीबॉयड मूवमेंट है, हमारी बॉडी में सिलियरी मूवमेंट है, हमारी बॉडी में फ्लैजिलर मूवमेंट है, हमारी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट है। लेकिन ज़्यादातर जो मूवमेंट हमारी बॉडी में है वो मस्कुलर मूवमेंट है, चाहे टंग का मूवमेंट हो, चाहे आईलिड का मूवमेंट हो, चाहे लिम्स का मूवमेंट हो, ये सब कैसे मूवमेंट है, चाहे जॉ का मूवमेंट हो, ये सब मस्कुलर मूवमेंट है। लेकिन कुछ जगहों पर हमारी बॉडी में सिलियरी मूवमेंट, कुछ जगहों पर हमारी बॉडी में फ्लैजिलर मूवमेंट, कुछ जगहों पर हमारी बॉडी में अमीबॉयड मूवमेंट होता है। अमीबॉयड मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अमीबॉयड मूवमेंट अमीबा के जैसे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, अमीबॉयड मूवमेंट बोल रहे हैं। जैसे कि ल्यूकोसाइट्स में होता है, WBC में आपके ल्यूकोसाइट्स में होता है, मैक्रोफेज में होता है। इन सब जगहों पर अगर हम लोग बात करें साइटोस्केलेटन के माइक्रोफिलामेंट्स, वहाँ पर मूवमेंट होता है, अमीबॉयड मूवमेंट होता है। याद रखेंगे कहाँ कहाँ अमीबॉयड मूवमेंट होगा, मैक्रोफेज में अमीबॉयड मूवमेंट होगा, ल्यूकोसाइट में अमीबॉयड मूवमेंट होगा, माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन यहाँ पर अमीबॉयड मूवमेंट होगा। और अगर हम लोग बात करें सिलियरी मूवमेंट की तो याद रखिएगा सिलियरी मूवमेंट ट्रैकिया में होता है। कहाँ पर होता है, ट्रैकिया में होता है। फैलोपियन ट्यूब में जब ओवा रिलीज होता है ओवरी से और फिम्बरी जो है कलेक्ट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ओवा पहुंचता है, तो ओवरी में फैलोपियन ट्यूब में सिलियरी मूवमेंट होता है, एम्पुला की तरफ मूवमेंट कराता है फीमेल गैमीट का, ओवा का या बोलो सेकेंडरी ओवोसाइट का। तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रैकिया में सिलियरी मूवमेंट पाया जाता है, बोलो याद रहेगा। और उसके बाद हम लोग बात करें अमीबॉयड मूवमेंट्स और सिलियरी मूवमेंट, हम लोग बात करें अगर फ्लैजिलर मूवमेंट, स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ में, ये मसल वाले पार्ट में लिखा है एनसीईआरटी में, याद रखना। स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म में फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, फ्लैजिला का मूवमेंट के थ्रू स्पर्म का मूवमेंट होता है। और बाकी हम लोग बात करें मस्कुलर मूवमेंट की, तो मस्कुलर मूवमेंट हमारी बॉडी में ये जो लिम्ब के मूवमेंट है, जॉ के मूवमेंट है,
टंग के मूवमेंट है, आईलिड्स के मूवमेंट है, ये सब मस्कुलर मूवमेंट है। क्लियर? तो देखिए जरा, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें, अमीबॉयड मूवमेंट मैक्रोफेज में होता है, ल्यूकोसाइट में होता है, माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, इन सब जगहों पर होता है। सिलियरी मूवमेंट जो है वो ट्रेकिया में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फ्लैजिलर मूवमेंट की बात करें, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में होता है। मस्कुलर मूवमेंट की बात करें, लिम्स, जॉ, टंग, आईलिड्स, इन सब जगहों पर मूवमेंट होता है। इस तरह का मूवमेंट होता है। और अगर हम मूवमेंट की बात करें, लोकोमोशन की बात करें, तो ये कह रहे हैं कि लोकोमोशन के लिए एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके मसल के बीच, बोन्स के बीच और नर्वस सिस्टम के बीच। There are a perfect coordination between neural system, muscular system, skeletal system for the locomotion. Perfect coordination होना चाहिए किसके किसके बीच? मस्कुलर सिस्टम के बीच, स्केलेटल सिस्टम के बीच और न्यूरल सिस्टम के बीच। क्लियर? याद रखेंगे। ये हम लोग बात कर रहे थे मूवमेंट्स की। ज़्यादा तक हमने कहा हमारी बॉडी में कौन सा मूवमेंट होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा तक जो है वो मस्कुलर मूवमेंट होता है। और मस्कुलर मूवमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? मसल्स की। किसकी? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है मस्कुलर मूवमेंट में मसल भी जरूरी है, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स भी जरूरी है और न्यूरल सिस्टम भी जरूरी है। इन सब के कोऑर्डिनेशन से मूवमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मसल्स की, क्योंकि हमें मस्कुलर मूवमेंट पढ़ना, ज़्यादा तक हमारी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट है। अगर हम लोग मसल की बात करें, मसल की जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। हमारे बॉडी का जो वेट है, जितना बॉडी का वेट है, 40 to 50% बॉडी का वेट जो है वो मसल्स के द्वारा बियर होता है। बॉडी वेट का 40 to 50% जो वेट है वो कौन बियर करता है? मसल्स बियर करती है। याद रखना। अगर हम लोग बात करें स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, कुछ इस मसल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। जैसे मसल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज में से एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं किसकी? मसल्स की। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। क्लियर? और हम लोग मसल्स की बात करें, मसल 3 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की? 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स को ही हम लोग अभी यहाँ पर नाम देंगे विसरल मसल, इन्हीं को बोलते हैं विसरल मसल। स्केलेटल मसल ऐसी मसल जो हमारे स्केलेटन से, जो हमारे बोन से अटैच्ड है, इन्हें बोलते हैं स्केलेटल मसल। क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल। और ऐसी मसल याद रखें, जो स्केलेटल मसल्स है ना, इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, इसमें रेशे, इसमें धारियां पाई जाती हैं स्केलेटल मसल में, जो बोन से अटैच्ड है मसल। इसलिए इनकी अपीयरेंस जो है वो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल। ऐसी मसल जो हमारे स्केलेटन से अटैच है, जो हमारे बोन से अटैच है, ऐसी मसल को स्केलेटल मसल बोलते हैं। इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। इसलिए इनका अपीयरेंस स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। और ये मसल्स हमारे नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट अंडर रेगुलेशन में होती हैं, कंट्रोल में होती हैं। तो ये वॉलंटरी मसल होती हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं। जब हम चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब हम नहीं चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। वॉलंटरी होती हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं। अगर वहीं हम लोग बात करें स्मूथ मसल्स की, इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स की, वाइटल ऑर्गन्स की जो मसल है वो स्मूथ मसल्स होती हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, इसलिए उनको स्मूथ मसल्स बोला। और वो उनमें कोई स्ट्रिएशन नहीं पाए जाते, उनमें कोई रेशे नहीं पाए जाते हैं, और वो इनवॉलेंट्री होती हैं, वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें, घर में खाना अच्छा बना है, घर में खाना अच्छा बना, जल्दी जल्दी खा रहे हो, खाना चाह रहे हो ताकि हम फिर से एक बार खाएंगे। अब मान लो अगर तुम जल्दी जल्दी खा रहे हो, तुम यहाँ से जल्दी उठा के अंदर ले सकते हो, तुम यहाँ से जौ से तुम जल्दी जल्दी क्रश कर सकते हो, खाने को पीस सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्केलेटल मसल है। लेकिन जब तुम निगलने लगते हो, उसी स्पीड से निकलोगे तो खाना फंसने लगता है, क्योंकि आगे यहाँ पर स्मूथ मसल्स है और वो अपने हिसाब से काम करती हैं, वो आपके हिसाब से काम नहीं करती। अगर आपने खा लिया खाना और आप कहें पेट में जल्दी डाइजेशन हो जाए, आप दोबारा आपको खाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टमक अपना टाइम पूरा का पूरा लेगा, वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। स्मूथ मसल्स है यहाँ पर इनवॉलेंट्री होती है, जो हमारे इच्छा पर काम नहीं करती, वो अपने मन से काम करती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। क्लियर? अगर हम लोग बात करें हार्ट की मसल, कार्डियक मसल बोलते हैं हार्ट की मसल्स को, और कार्डियक मसल्स में स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, लेकिन ये मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं। हार्ट की मसल हमारे इच्छा पर काम नहीं करती। हार्ट की मसल जो है वो सेल्फ रेगुलेटेड है, आपने पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। ऑटो एक्साइटेबल हमारा हार्ट होता है, सेल्फ रेगुलेटेड, वहाँ की मसल्स अपने आप काम करती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। चलो जरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर
इस मसल्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 टाइप की मसल है, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है। क्लियर? स्मूथ मसल्स को हम लोग विसरल मसल भी बोलते हैं, इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स की जो मसल्स होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर स्केलेटल मसल की बात करें, मसल्स ऑफ लिम्ब, जैसे यहाँ पर लिम्स की जो मसल्स होती हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं। हमारी जॉ की जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल है। हमारे चेस्ट रीजन में यहाँ पर मसल जो है वो स्केलेटल मसल है। स्ट्रिप्ड इन अपीयरेंस होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूरल सिस्टम होती हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें, इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स की मसल जैसे स्टमक इंटेस्टाइन की मसल होती हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मसल होती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मसल स्मूथ इन अपीयरेंस होती हैं, नॉन स्टेटेड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारे इच्छा पर काम नहीं करती हैं। कार्डियक मसल, मसल ऑफ हार्ट को कार्डियक मसल बोलते हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मसल्स की। फिर से सुन लो एक बार, मसल की जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। बॉडी का 40 to 50% जो वेट होता है वो मसल्स की वजह से होता है। मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब कुछ कैरेक्टर है किसकी? मसल्स की। और जो मसल्स हैं हमारी वो आपने पढ़ा 3 टाइप की होती हैं। अच्छा, मसल्स अलग अलग बेसिस पर याद रखना, लोकेशन के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर। यहाँ पर लोकेशन के बेसिस पर इन्होंने दिया है 3 टाइप की मसल्स हैं। कौन कौन सी? आपने पढ़ा स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल या विसरल मसल एंड कार्डियक मसल, और इनकी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। चलो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी बताओ? स्टमक की मसल्स इन्वॉल्व है या लिम्स की मसल्स इन्वॉल्व है? लिम्स की मसल लोकोमोशन में इन्वॉल्व है। और लिम्स में कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल है। लिम्स में कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल है। तो याद रखना, हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम लोकोमोशन कर रहे हैं और लोकोमोशन में स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है, न कि स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। इसलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अगली हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि हम मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे लोकोमोशन के समय, तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लोकोमोशन के दौरान? स्केलेटल मसल। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल जो है ना वो बनी होती है मसल बंडल की। किसकी बनी है? मसल बंडल की। अच्छा, बंडल बोल रहे हैं तो बंडल तो किसी चीज़ का बंडल होता है ना। याद रखना, इस बंडल को, मसल बंडल का ही दूसरा नाम फेसाइकल भी होता है। मसल बंडल का ही दूसरा नाम फेसाइकल भी होता है। तो जो मसल बंडल है, मसल बंडल किसी चीज़ का होगा ना, बोल रहे हैं बंडल, तो बंडल किसी चीज का, मसल्स का बंडल। तो कौन सी मसल? याद रखना, मसल बंडल में फाइबर पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं मसल फाइबर। तो मसल फाइबर का बंडल होता है। क्लियर? तो मसल बंडल का दूसरा नाम फेसाइकल होता है। और 2 अलग अलग मसल बंडल को आपस में जोड़ने के लिए कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ फेसिया पाया जाता है। कौन होता है? फेसिया होता है। तो ध्यान से सुनो, ये देखो जरा, ये है मसल बंडल, या इसी का दूसरा नाम फेसाइकल होता है। और 2 फेसाइकल को आपस में जोड़ने वाला ये फेसिया होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर, मसल बंडल के अंदर, ये फाइबर है जिसे हम बोलते हैं मसल फाइबर। क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक मसल फाइबर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक मसल फाइबर मतलब एक सेल है। तो सेल, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, उसी का नाम यहाँ पर सार्कोलेमा है। क्या नाम है? सार्कोलेमा। क्लियर? दूसरी बात याद रखना, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन है। ये कैल्शियम को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? ये कैल्शियम को स्टोर करता है। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन है। और इसी साइटोप्लाज्म में कुछ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट पाए जाते हैं जिसे मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट बोलते हैं। मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट बोलते हैं। और इस मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट पर 2 अल्टरनेटिवली 2 प्रोटीन पाई जाती हैं विच आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली ऑन द मायोफिब्रिल्स। और उन प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। क्या नाम है? एक्टिन एंड मायोसिन। फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो, मसल फाइबर से बना है मसल बंडल,
और मसल बंडल को जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू का नाम फेसिया, और एक मसल फाइबर के अंदर मसल फाइबर के मेम्ब्रेन का नाम, सेल मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलेमा, उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को बोला सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर है कैल्शियम आयन। क्या काम करेगा हम लोग आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। और यहाँ पर इसी के अंदर इसी सार्कोप्लाज्म में कुछ पैरेलली अरेंज्ड होते हैं प्रोटीन के बने हुए फाइबर पाए जाते हैं जिसे मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट बोलते हैं। और इस मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट पर कौन सी प्रोटीन है? दो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, और ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन फिर मायोसिन, एक्टिन फिर मायोसिन, एक्टिन फिर मायोसिन, इस तरह से अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोग जरा ये बात कर रहे थे किसकी? मसल फाइबर की। और जरा देखते हैं इस मसल फाइबर में याद रखना मायोफिब्रिल कंटेन टू प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन विच आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली एज बैंड दैट आर कॉल्ड लाइट एंड डार्क बैंड। इसी को लाइट और डार्क बैंड भी बोलते हैं। आओ जरा पहले हम लोग देखते हैं ये एक्टिन और मायोसिन कैसे प्रेजेंट होते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये देखो, ये है एक्टिन, ये है एक्टिन, ये एक्टिन है। एक्टिन को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है, एक्टिन को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है जिसका नाम है जेड लाइन, बाइसेक्ट कर रही है, एक्टिन को डिवाइड कर रही है। तो ये एक्टिन जो है ये डिवाइड हो गया हाफ एक्टिन में। किस में डिवाइड हो गया? हाफ एक्टिन में ये डिवाइड हो गया। क्लियर? हाफ एक्टिन में ये डिवाइड हो गया। अब देखो ये यहाँ पर एक्टिन ऐसे इधर से भी आएगा, ये हाफ एक्टिन है और ये एक्टिन है। एक्टिन को डिवाइड करने वाला कौन है? जेड लाइन है। इधर भी ये जेड लाइन है और इधर भी ये जेड लाइन है, इधर भी ये जेड लाइन है, इधर भी ये जेड लाइन है। क्लियर? तो ये एक्टिन है। और देखो अभी कहा था अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है ना, एक्टिन फिर दूसरी कौन सी है? मायोसिन। फिर देखो एक्टिन फिर कौन है? मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर ऐसे कौन सी आएगी? मायोसिन। अच्छा, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो एक्टिन है ये मायोसिन के ऊपर पार्शियली ओवरलैप है, पूरी तरह से ओवरलैप नहीं है, पार्शियली ओवरलैप है। एक्टिन जो है किसके ऊपर बोलो? मायोसिन की। ये अगर मायोसिन है तो इसके ऊपर कौन पाया जाएगा? ये अगर मायोसिन है तो इसके ऊपर कौन पाया जाएगा? एक्टिन। इधर से एक एक्टिन ये है और ऐसे दूसरी एक्टिन इधर से होगी, तो ये पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं किसको? मायोसिन को। ये मायोसिन है जो कि कंप्लीटली ओवरलैप्ड नहीं है एक्टिन के थ्रू। तो याद रखना एक्टिन, इसी को थिन फिलामेंट भी बोलते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ध्यान से देख लो, एक्टिन थिन फिलामेंट, मायोसिन थिक फिलामेंट है। अच्छा, अगर ये एक्टिन थिन फिलामेंट स्टेन करने पर ये कलर लाइट कलर का होता है, लाइट, और ये कैसा दिखेगा? डार्क। इसी को बोलते हैं, ध्यान सुनो, एक्टिन थिन फिलामेंट या लाइट फिलामेंट, इसे मायोसिन थिक फिलामेंट या डार्क फिलामेंट, ये होता है कौन? मायोसिन। क्लियर? अच्छा, एक्टिन पार्शियली ओवरलैप्ड ऑन मायोसिन, लेकिन कुछ पार्ट मायोसिन का जो एक्टिन के थ्रू ओवरलैप्ड नहीं है उस जोन को बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड एच जोन। जो पार्ट मायोसिन का एक्टिन के थ्रू ओवरलैप्ड नहीं है, ये वाला पार्ट इसे क्या बोलते हैं? एच जोन। क्लियर? चलो, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं सार्कोमियर। और सार्कोमियर जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग देखेंगे इसी में चेंज आएगा पूरे के पूरे सार्कोमियर में। और दो मायोसिन को आपस में जोड़ने वाला होता है एम लाइन। कौन होता है? एम लाइन, जो कि मायोसिन को आपस में जोड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है किसके अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्म के अंदर, जो मायोफिब्रिल्स है। पूरे मायोफिब्रिल्स पर ऐसे ये प्रोटीन पाई जाती हैं, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन फिर मायोसिन, फिर एक्टिन फिर मायोसिन, ऐसे प्रेजेंट होती हैं। और देखो अभी आपको कहा था स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्रिएटेड होता है, उसमें रेशे पाए जाते हैं। ये ऐसे निकालो, एक एक धागा ऐसे निकलेगा, एक एक धागा ऐसे निकलेगा, ये रेशे पाए जाते हैं कहाँ पर? इन्हीं की वजह से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रिएशन जो होता है स्केलेटल मसल का वो किसकी वजह से होता है? वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से होता है। स्ट्रिएटेड जो ये है स्ट्रिएशन वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से होता है। क्लियर? याद रहेगा। चलो, कैसे प्रेजेंट है? अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द मायोफिब्रिल, पूरे मायोफिब्रिल पर ये प्रेजेंट होंगे। मायोफिब्रिल का ही दूसरा नाम मायोफिलामेंट भी है। चलो जरा ध्यान से सुन लो, ये एक्टिन है, एक्टिन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन का नाम जेड लाइन है। तो ये क्या बना? हाफ एक्टिन। और एक्टिन के बाद दूसरी कौन है? मायोसिन।
मायोसिन को जोड़ने वाली लाइन का नाम कौन है, एम लाइन। क्लियर। ऐसे दोनों तरफ से एक्टिन आ रही है, बाइसेक्ट हो रही है, तो एक्टिन जो है वो मायोसिन पर पार्शियली ओवरलैप है। जहां पर एक्टिन मायोसिन पर ओवरलैप नहीं है, जो नॉन ओवरलैप्ड पार्ट है उसी को बोलते हैं एच जोन, और दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। क्लियर। चलो जरा हम लोग बात करते हैं इन्हीं की कि ये प्रेजेंट कहाँ है, स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। और जरा देखते हैं, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग ऐसे बात करें, ध्यान से सुनो, मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर है, अभी आपने पढ़ा। मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, और उसी मायोफिब्रिल्स पर ये दोनों एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं, एक्टिन और ये मायोसिन। एक्टिन जिसे बोला आई बैंड, आई से ही इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, और ये ए बैंड, ये है एन आइसोट्रॉपिक। ये थिन है और ये थिक है, कौन, मायोसिन। ये लाइट है और ये डार्क है। वही बात इस तरह से लिखा हुआ है। क्लियर। मसल बंडल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल पर टू अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती है दो प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन का नाम थिन बैंड, उसी को लाइट बैंड, उसी को आई बैंड, उसी को आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। और ए को क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोलेंगे, ए बैंड बोलेंगे, थिक बैंड बोलेंगे, डार्क बैंड बोलेंगे। बोलो क्लियर। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है कौन, एक्टिन और मायोसिन, हमेशा मन में रहे, हम लोग पढ़ेंगे क्या अभी, मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्यों पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लोकोमोशन करने में हमें चैप्टर का नाम है लोकोमोशन, तो वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कौन सी मसल, स्केलेटल मसल। इसलिए हमने पढ़ा स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और जरा देखते हैं कितनी प्रोटीन है, जरा बताओ कितनी प्रोटीन है, दो। कौन कौन सी, एक्टिन एंड मायोसिन। तो जरा देखो, एक्टिन एंड मायोसिन, ध्यान से सुनो। एक्टिन की अगर हम लोग बात करें, एक्टिन मेडअप ऑफ 2F एक्टिन, किसकी बनी है, 2F एक्टिन की बनी है। एक एक्टिन याद रखना, ईच एक्टिन मेड अप ऑफ 2F एक्टिन, 2F एक्टिन विच आर, ये दोनों F एक्टिन हेलिकली वाउंड टू ईच अदर, हेलिकली वाउंड टू ईच अदर। ध्यान से सुनो, अगर हम लोग इनकी बात करें, ध्यान से सुनो। इधर ये जो तो आपको दिख रहा है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली, ये एक F एक्टिन है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक F एक्टिन है, और दूसरी F एक्टिन यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो F एक्टिन है, दो F एक्टिन है, दोनों एक दूसरे में हेलिकली वाउंड है, जुड़ी हुई है। तो ये वाला जो है ये एक F एक्टिन है, ये एक F एक्टिन है, और दूसरी F एक्टिन यहाँ से ये है, ये दूसरी F एक्टिन है जो कि हेलिकली वाउंड है। और एक F एक्टिन जो है, एक F एक्टिन वो बना है G एक्टिन का। ये जो एक गोला आपको दिख रहा है, ये क्या है, G एक्टिन, जिसे बोलते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो बोलो क्या बोलोगे, ईच F एक्टिन, ईच F एक्टिन, बोलो ईच F एक्टिन मेड अप ऑफ G एक्टिन। किसका बना है, G एक्टिन का बना है, जिसे क्या बोला, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ध्यान से सुनो, एक एक्टिन किसका बना है, दो F एक्टिन का, और दोनों F एक्टिन आपस में हेलिकली वाउंड है। और एक F एक्टिन किसका बना है, G एक्टिन का, ग्लोब्यूलर एक्टिन का। अगर हम लोग देखें तो ये बोल सकते हैं कि जो F एक्टिन वो पॉलीमर है ग्लोब्यूलर एक्टिन का, G एक्टिन का। और जहां तक F एक्टिन है, इसी के पैरेलल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ F एक्टिन, पूरे F एक्टिन की लेंथ तक एक दूसरी प्रोटीन ये है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। इस तरह से ये जा रही है ट्रोपोमायोसिन। कहाँ तक होगी, पूरे F एक्टिन की लेंथ तक एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम है
ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एट रेगुलर इंटरवल, थोड़ी थोड़ी दूर पर, डिस्टेंस पर एक अनदर प्रोटीन, एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोनिन, ये पाई जाती है। तो बोलो क्लियर, याद रखो फिर से क्या बोला कि जो एक्टिन है वो किससे मिलके बनी है? दो एफ एक्टिन से। कितने एफ एक्टिन है बोलो? दो। और एक एफ एक्टिन किसका बना है? जी एक्टिन का, ग्लोब्यूलर एक्टिन का। इसी एफ एक्टिन के पैरेलल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एफ एक्टिन, जहां तक एफ एक्टिन है वहां तक एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, ये पाई जाती है। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, याद रखना, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाई जाती है रेगुलर इंटरवल पर एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन क्या काम करती है? एक्ट एज मास्क ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन बाइंडिंग साइट। अभी आपको बताएंगे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन, या अभी जब आपको बताएंगे हम मायोसिन का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर बताएंगे एक्टिन और मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपस में जुड़ती हैं। तो मायोसिन एक्टिन पर जहाँ जुड़ेगा, एक्टिन पर उसी जगह पाया जाता है ये मास्क। किसका बना है मास्क? ट्रोपोनिन का, जो कि मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने नहीं देता है। तो बोलो ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, एक्टिन पर पाया जाएगा, मास्क का काम करता है किसके लिए? मायोसिन बाइंडिंग साइट के लिए। ये एक प्रोटीन है, कौन सी? एक्टिन। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में दो प्रोटीन पढ़ना है, कौन सा? एक्टिन एंड मायोसिन। ये हो गई एक्टिन। दूसरी आओ जरा देखते हैं कौन सी? मायोसिन। आओ जरा दूसरी देखते हैं कौन सी है? मायोसिन। ध्यान से सुनो, अगर हम लोग मायोसिन की बात करें, मायोसिन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोब्यूलर हेड विद शॉर्ट नेक, ये या शॉर्ट आर्म बोलते हैं, शॉर्ट नेक एंड अ टेल। ये हेड रीजन है जिसमें शॉर्ट नेक भी है, और ये वाली रीजन है जिसे क्या बोलते हैं? टेल। तो कितने पार्ट हुए जरा बताओ? दो। कौन कौन सा? ग्लोब्यूलर हेड एंड अ टेल। और ये जो शॉर्ट नेक है इसको हेड के साथ मिला के क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। क्या बोलेंगे? क्रॉस आर्म। हमने कहा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एक्टिन है वो मायोसिन से जुड़ती है, या बोलो मायोसिन जो है वो एक्टिन से जुड़ती है। तो मायोसिन का कौन सा पार्ट? मायोसिन का हेड वाला पार्ट एक्टिन से जुड़ता है। मायोसिन का हेड वाला पार्ट एक्टिन से जुड़ता है। तो मायोसिन का हेड जब एक्टिन से जुड़ेगा तो मायोसिन के हेड पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा, जहां पर एक्टिन जुड़ेगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एटीपी यूज होती है। एटीपी बाइंडिंग साइट कहाँ होती है? इसी ग्लोब्यूलर हेड में। तो ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट और नीचे क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्लियर? अब चलो हम लोग मायोसिन की बात करें। ये मायोसिन का स्ट्रक्चर एक्चुअली नहीं है। मायोसिन इज पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। मायोसिन जो है वो पॉलीमर होता है मीरोमायोसिन का, और स्ट्रक्चर ऑफ अमीरोमायोसिन इज, ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, याद रखना। मायोसिन मोनोमर इसका कौन है? बोलो मीरोमायोसिन। तो उसी का जो मायोसिन वो पॉलीमर है किसका? मीरोमायोसिन का। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। तो एक मीरोमायोसिन क्या क्या है बोलो? हेड विथ शॉर्ट नेक एंड अ टेल। जो हेड वाला रीजन है इसे बोलते हैं हेवी मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? हेवी मीरोमायोसिन। हेवी मीरोमायोसिन, इसी को शॉर्ट में HMM भी बोलते हैं। HMM। जो टेल वाला रीजन है इसे बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन, जिसे LMM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LMM। तो हेवी मीरोमायोसिन HMM एंड लाइट मीरोमायोसिन LMM। क्लियर? तो फिर से बोल रहा हूँ, दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन है, और मायोसिन जो है वो पॉलीमर होती मीरोमायोसिन की। मीरोमायोसिन जो है वो मोनोमर है। एक मीरोमायोसिन में एक हेड होगा और एक टेल होगी। हेड के साथ एक शॉर्ट नेक भी लगा होगा। हेड और शॉर्ट नेक को मिला के बोलते हैं शॉर्ट क्रॉस आर्म बोलते हैं।
जो हेड वाला रीजन है इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी, एटीपी बाइंडिंग साइट होगी, क्लियर। और हेड वाले रीजन को हेवी मीरोमायोसिन बोलेंगे और टेल वाले रीजन को लाइट मीरोमायोसिन बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन, उसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग अगली हेडिंग आती है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जरा देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम लोग बात करें मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो याद रखना मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, या मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग समझ सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से क्यों समझ सकते हैं? और जरा देखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये यहाँ पर भी देखना तुम, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। जो एक्टिन है ना वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है इस तरह से, जिसे हम बोल सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। करें मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स विथ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन टू द मसल फाइबर। ऐसा क्यों? और जरा देखते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये है मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर यहाँ पर कौन है बोलो? कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है कैल्शियम आयन। और यहीं पर इसी जगह पर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है एक्टिन और मायोसिन का। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है एक्टिन और मायोसिन का, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर एक्टिन और मायोसिन का। तो अभी आपको बताया था कि जहाँ पर ये एक्टिन, मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ेगा, एक्टिन पर यहाँ पर पाया जाता है ऐसे मास्क। अभी आपने पढ़ा था ट्रोपोनिन नाम का मास्क। तो ट्रोपोनिन एक्ट एज मास्क ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन बाइंडिंग साइट। ध्यान से सुनो, मायोसिन का हेड एक्टिन से जहां पर जुड़ेगा यहां पर एक पाया जाता है ऐसे मास्क। और किस नाम का मास्क है ये? ट्रोपोनिन नाम का मास्क है। कौन सा? ट्रोपोनिन नाम का ये मास्क है, जो कि मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक के रखेगा, मास्क का काम कर रहा है। तो होता क्या है, जब मसल को स्टिमुलस जाती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वहीं से शुरुआत होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन इंपल्स लेके आता है। कौन? मोटर न्यूरॉन इंपल्स लेके आता है। न्यूरॉन अगले चैप्टर में पढ़ोगे। न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, जिसे हम लोग साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। इसके अंदर भरा होता है साइनेप्टिक वेसाइकल। यहाँ पर कौन भरा होगा? साइनेप्टिक वेसाइकल। और साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। कौन होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है ये होता है एसिटाइल कोलिन। कौन है? एसिटाइल कोलिन। तो जब मोटर न्यूरॉन सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स लेके आता है, तो ये मसल फाइबर के पास जैसे ही आता है वैसे ही ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ पर? मसल फाइबर के ऊपर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या लेके आए? इंपल्स। तो इंपल्स पूरे फाइबर में ट्रांसमिट हो जाती है, पूरे फाइबर में फैल जाती है, और उसकी वजह से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा कैल्शियम आयन। कौन रिलीज होगा? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन जब रिलीज होगा सार्कोप्लाज्म में, कैल्शियम आयन आके बाइंड होगा किससे? इस ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन को रिमूव कर देगा, ट्रोपोनिन को हटा देगा। और जब ट्रोपोनिन को हटा देगा तो आगे की कहानी देखो जरा। पहले यहाँ पर ये एक्टिन है और ये मायोसिन है। मायोसिन का हेड एक्टिन से जहां पर जुड़ेगा, एक्टिन के ऊपर मास्क पाया गया जो कि उस साइड को ढक के रखा है। लेकिन जब ये कैल्शियम आयन आएगा, इस ट्रोपोनिन को हटा देगा, रिमूव कर देगा। और जैसे ही ट्रोपोनिन को रिमूव करेगा,
वैसे ही मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। यहां पर फॉर्मेशन हुआ क्रॉस ब्रिज का, तो क्या बोलोगे? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। ये मायोसिन का हेड है और ये एक्टिन है। मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद तो यहां पर कहानी अब जरा सुनो। क्या बोला था अभी आपको कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स विथ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। तो जब मोटर न्यूरॉन, आओ जरा इनकी कहानी करते हैं हम लोग। और ये है मोटर मसल फाइबर और ये है मोटर न्यूरॉन। तो याद रखना, मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मोटर यूनिट। क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट। क्या बोलेंगे? मोटर यूनिट। जहां पर ये मोटर न्यूरॉन आके खत्म हो रहा है, जहां पर ये मसल फाइबर से मिल रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जंक्शन है, जिसे क्या बोला? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या इसी का दूसरा नाम। ये मोटर न्यूरॉन है, यहां पर आके इंड हो रही है, नाम दिया मोटर इंड प्लेट। मोटर इंड प्लेट, बोलो क्लियर? तो ये है जब मोटर न्यूरॉन इंपल्स लेके आती है मसल फाइबर के पास, तो यहां पर तो पहली बात तो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर दोनों को मिला के क्या बोला? मोटर यूनिट। ये क्या फॉर्म करते हैं? मोटर यूनिट। जहां पर मोटर न्यूरॉन इंड हो रही है, मसल फाइबर से मिल रही है, इसे बोला न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जंक्शन, या इसी को बोलते हैं मोटर इंड प्लेट। मोटर इंड प्लेट जहां पर मोटर न्यूरॉन इंड हो रही है, और जब ये इंपल्स लेके आएगी, आगे की कहानी आपको बता चुके हैं। आओ जरा आप देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। चलो आगे देखो, जब अभी बताया था कि ये एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, ये दोनों हैं कहाँ? सार्कोप्लाज्म में। लेकिन सार्कोप्लाज्म में यहां जहां पर ये मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ेगा, एक्टिन के ऊपर यहां पर ऐसे मास्क पाया गया। किस नाम का मास्क? ट्रोपोनिन नाम का मास्क पाया गया। तो जब स्टिमुलस आएगा, पूरे मसल फाइबर पर फैलेगा इंपल्स, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होगा। अभी आपको बताया, वो कैल्शियम आयन आके ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, बाइंड करेगा और ट्रोपोनिन को रिमूव कर देगा। जैसे ही ट्रोपोनिन रिमूव हुआ, ट्रोपोनिन हटा, मायोसिन का हेड एक्टिन से तुरंत जुड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ क्रॉस ब्रिज का, और यहाँ पर एक एटीपी यूटिलाइज होती है। इन्होंने जो लिखा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होगी, एक एटीपी, और एटीपी का ब्रेकडाउन होगा किसमें? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एक एटीपी यूटिलाइज होगी। अच्छा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा? जो इसका हेड है मायोसिन का, ये ऐसे मूव करेगा, मायोसिन का हेड मूव करेगा, मायोसिन में कोई चेंज नहीं आएगा। मायोसिन जैसी है वैसी रहेगी। मायोसिन का हेड ऐसे मूव कर रहा है, और मायोसिन के हेड पर ये रखा है कौन? एक्टिन। जब मायोसिन का हेड ऐसे मूव करेगा, तो ये जो एक्टिन है यहाँ से इधर आएगा, इधर खिसकेगा। तो यहाँ पर देखो, अभी ये एक्टिन यहाँ तक था, लेकिन अभी ये हेड जो है सीधा था, अभी ऐसे घूमा, तो इसका ये अंदर स्लाइड कर गया कौन? एक्टिन फिलामेंट। और ये एक्टिन फिलामेंट तब तक ऐसे स्लाइड करेगा जब तक मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ा रहेगा, और मायोसिन का हेड एक्टिन से तब तक जुड़ा रहेगा जब तक कैल्शियम आयन रहेगा, और कैल्शियम आयन तब तक रहेगा जब तक इंपल्स रहेगी। इंपल्स तो थोड़े समय के लिए आती है, इंपल्स पास हो गई, वापस से कैल्शियम आयन वापस चला गया। जैसे कैल्शियम आयन वापस गया, ट्रोपोनिन फिर से आएगा इन दोनों के बीच, और इनको क्या कर देगा? हटा देगा। जैसे इनको हटाया, क्रॉस ब्रिज ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। जो क्रॉस ब्रिज बना था, वो क्रॉस ब्रिज टूट गया,
और जैसे ही क्रॉस ब्रिज टूटा यहाँ पर भी एटीपी यूटिलाइज होगी, तो क्या बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पर भी एक एटीपी यूटिलाइज होगी और फिर ये वापस अपने पोजीशन पर, जैसे ही यहाँ पर फिर से आया ये प्रोपोनिन, ये वापस वही वाली पोजीशन वापस से आ गई। एक मसल कॉन्ट्रैक्शन में 2 एटीपी यूटिलाइज हो रही है, एक बार क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में और दूसरा क्रॉस ब्रिज ब्रेकडाउन में। कहाँ पर, क्रॉस ब्रिज ब्रेकडाउन में। ये इस तरह, ये है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इस दौरान क्या क्या होता है, इवेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जरा हम देखते हैं इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या होता है, इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या होता है, आओ जरा बना के देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या होता है। चलो, ये आपने पढ़ा था एक्टिन और मायोसिन। चलो भाई, ये आपने पढ़ा था। यहाँ पर ये हेड है, ये हेड है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है जिसे आप बोलते हैं सार्को एच जोन, और यहाँ से यहाँ तक जिसे आप बोलते हैं सार्कोमियर। तो अब जरा बताओ, मायोसिन का हेड जब एक्टिन से जुड़ता है तो इधर की एक्टिन, ये हेड ऐसे और ये हेड ऐसे, ये वाला इधर खिसकेगा और ये वाला इधर। तो ये जो एच जोन अभी इतना था, एच जोन जब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो एच जोन क्या होगा, बोलो, शॉर्ट होगा क्या। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एच जोन शॉर्ट होता है। आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है या बोलो रिड्यूस होता है, आई बैंड रिड्यूस होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बैंड में कोई चेंज नहीं आता, इसका हेड मूव कर रहा है, पूरे ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब ये आई बैंड इधर खिसकेगा, इससे जुड़ा है कौन, जेड लाइन भी इधर खिसकेगा, मतलब ये जेड लाइन यहाँ से यहाँ, ये जेड लाइन यहाँ से यहाँ। तो ये जो सार्कोमियर इतना था, सार्कोमियर भी हो गया शॉर्ट। तो क्या क्या होगा जरा बताओ इस दौरान। यहाँ पर इवेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, आई बैंड जिसे आप एक्टिन बोलते हैं, आई बैंड रिड्यूस होगा या बोलो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एच जोन जो है वो शॉर्ट होगा, एच जोन जो है वो शॉर्ट होगा। सार्कोमियर जो है वो रिड्यूस होगा या बोलो शॉर्ट होगा। सार्कोमियर जो है वो भी रिड्यूस होगा या बोलो शॉर्ट होगा, लेकिन ए बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा। ए बैंड रिटेन टू देयर लेंथ, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा, ए बैंड जहां था वहीं पर रहेगा। क्लियर। ये इतनी कहानी है किसकी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या होगा, जिसे बोला इवेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। चलो, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे हमारे, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। हमारे मसल में एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं मायोग्लोबिन। आप हीमोग्लोबिन पढ़ते हो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। मायोग्लोबिन पाया जाता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। तो जिस फाइबर में, जिस मसल में मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होगा, वहां की फाइबर रेड अपीयर होगी, उसे रेड मसल फाइबर बोलेंगे। और जहां पर ये मायोग्लोबिन कंटेंट कम होगा, उसे व्हाइट मसल फाइबर बोलेंगे। तो बोलो, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होगा, व्हाइट मसल फाइबर में कम होगा। और ये ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है, तो जहां पर मायोग्लोबिन ज्यादा है वहां पर ऑक्सीजन स्टोर भी ज्यादा होगा, और जहां पर मायोग्लोबिन कम है वहां पर ऑक्सीजन स्टोर भी कम होगा। तो जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है वहां की मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, इसलिए कहां पर ज्यादा है, रेड फाइबर में। रेड फाइबर को एरोबिक मसल भी बोलते हैं और व्हाइट फाइबर को एनारोबिक मसल बोलते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन का काम क्या है, रेस्पिरेशन कराना। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ पर है, रेड फाइबर में, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा। रेड फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा, व्हाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। दूसरी बात तो फिर से सुन लो, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई इन रेड फाइबर, लेस इन व्हाइट फाइबर। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई इन रेड फाइबर, लेस इन व्हाइट फाइबर।
क्लियर। ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन भी ज़्यादा कहाँ पर, रेड फाइबर में, इसलिए उसे एरोबिक मसल बोला, और वाइट फाइबर में कम, उसे एनारोबिक मसल बोला। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई इन वाइट फाइबर, वाइट मसल फाइबर में ज़्यादा होगा, रेड में कम होगा। ये आपका है मसल। क्लियर। अगला टॉपिक इसके बाद इसी में स्केलेटल सिस्टम। आओ जरा हम लोग, पहला हमने मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट किया, आगे जरा हम लोग देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। आओ जरा हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करें, स्केलेटल सिस्टम की हम लोग बात करें यहां पर स्केलेटल सिस्टम। आओ जरा देखते हैं क्या क्या काम करेगा स्केलेटल सिस्टम हमारा। ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है, हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन करा रहा है। हम लोग अगर बात करें हमारे स्केलेटल सिस्टम, हमारे जो बॉडी का फ्रेमवर्क है वो किसकी वजह से, स्केलेटल सिस्टम की वजह से, हमारे बोन की वजह से। हमारे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्ट हैं, किसकी वजह से, स्केलेटल सिस्टम की वजह से, बोन की वजह से। ब्लड का फॉर्मेशन होता है लॉन्ग बोन्स की टिप पर, बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन भी कराता है हीमोपोएसिस, जिसे ब्लड का फॉर्मेशन बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब एनसीईआरटी कहते हैं इमेजिन चेविंग ऑफ फूड विदाउट जॉ बोन, बिना जॉ बोन के फूड की चेविंग इमेजिन करो, खाना चबा सकते हो, क्रश कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इमेजिन वॉकिंग विदाउट लेग बोन, बिना लेग बोन के चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, फ्रेमवर्क तो बना ही रहा है, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें, दो टाइप का, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में अगर हम लोग बात करें, हेयर, नेल्स, बर्ड्स के फेदर, एनिमल्स के हॉर्न, जो सींग होते हैं, ये सब एक्सोस्केलेटन में आते हैं। इंडोस्केलेटन में हम लोग बात करें तो बोन्स की बात करेंगे हम लोग, बोन जो है वो इंडोस्केलेटन में आते हैं, और हमको पढ़ना है 206 बोन जो कि एडल्ट में पाई जाती है। अब इन्हीं 206 बोन की हम लोग बात करेंगे, 206 बोन। आओ जरा देखते हैं। ये एक्सोस्केलेटन, हेयर, नेल्स, फेदर ऑफ बर्ड एंड हॉर्न। इंडोस्केलेटन में हम लोग बोन्स की बात करेंगे। क्लियर। और जरा देखते हैं ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम कितने पार्ट में डिविजिबल है। ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल बोन हमें कितनी पढ़नी है, 206 बोन कितनी पढ़नी, 206। तो एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो एक एक्सिस पर है, जैसे देखो ये हमारा जो स्कल है, स्कल हमारा एक्सियल स्केलेटन में आता है। स्कल के बाद सीधा यहाँ पर स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन बोलते हो, स्टर्नम, ये एक्सियल स्केलेटन में आता है। पीछे वर्टिब्रल कॉलम इसी एक्सिस पर है, वर्टिब्रल कॉलम एक्सियल स्केलेटन में आता है, और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई रिब्स ये एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। तो टोटल बोन कितना है, 206, और एक्सियल स्केलेटन में आते हैं 80 बोन। कितनी, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन, अपेंडिकुलर में 126 बोन। तो हम लोग एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन में कौन पढ़ेंगे हम लोग, स्कल। स्कल में पढ़ेंगे हम 22 बोन, और वैसे देखो तो 29 होती है। और अगर हम स्कल में एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बोले 22 बोन, तो ध्यान से सुनना, 22 में ये स्कल है, स्कल में ये वाला रीजन क्रेनियम रीजन है, खोपड़ी वाला रीजन ये कौन सा है, क्रेनियम रीजन, और ये वाला फेशियल रीजन। तो क्रेनियम रीजन में 8 बोन है, फेशियल रीजन में 14 बोन है। कितनी है, 14 बोन है फेशियल रीजन में। टोटल कितनी है, 22। ईयर ऑसिकल, एक तरफ 3, मैलियस इंकस स्टेपिस, दूसरी तरफ 3 और 3 6, कितनी बोन हो गई, 22। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग स्कल में कितने लगाओगे, 22। जब ऑप्शन में नहीं आता तो हम 29 लगाते हैं। 22, 8 कहाँ की क्रेनियम, 14 कहाँ की फेशियल, कितने हो गए बोलो, 14 और 8 22, और 6 ईयर ऑसिकल 28, और एक होती हाइवाइड बोन, एक होती सिंगल होती, स्कल में काउंट करते हैं, कितनी हो गई 29। लेकिन हम लोग कितना लगाएंगे स्कल में, बताओ जल्दी, 22 बोन। स्टर्नम, स्टर्नम एक होती है यहाँ पर, फ्लैट बोन है ये स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री होती है 26। रिब्स की हम लोग बात करेंगे, 12 पेयर्स होती हैं रिब्स, 24 रिब्स होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन। अपेंडिकुलर में आते हैं लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स। ये लिम्स 4 लिम्स है, 4 लिम्स,
2 अपर एंड 2 लोअर एंड ईच लिम्ब कंटेन 30 बोन। तो 4 लिम्ब है, 30 इंटू 4 कितना हुआ 120 बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा कौन, लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डिल्स, लिम्ब के साथ साथ गर्डिल्स आएंगे। ऊपर ये गर्डिल्स जो है ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट वाला पेक्टोरल गर्डिल, और नीचे ये पेल्विक गर्डिल, हिप ज्वाइंट वाला पेल्विक गर्डिल। ऊपर कौन, पेक्टोरल गर्डिल, नीचे कौन, पेल्विक गर्डिल। तो हमने कहा लिम्ब और गर्डिल आएंगे कहां पर, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो लिम्ब में ईच लिम्ब कंटेन 30 बोन, तो कितने हो गए टोटल 4 लिम्ब में 126 बोन आएंगे कहां पर, गर्डिल्स में। ऊपर पेक्टोरल गर्डिल 4 बोन है और नीचे पेल्विक गर्डिल 2 बोन है, कॉक्सल बोन, और ऊपर पेक्टोरल गर्डिल में 4 बोन। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल कंटेन 2 बोन, 1 स्कैपुला एंड 1 क्लेविकल। अभी हम लोग जब इस पर पॉइंट पर आएंगे तब आपको बताएंगे स्कैपुला कहाँ होती है और क्लेविकल कहाँ होती है। फिलहाल देखो जरा, अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन, लिम्ब्स में 120 होंगे, गर्डिल्स में 6 होंगे एंड ईच लिम्ब कंटेन 30 बोन। और गर्डिल में भी पेक्टोरल गर्डिल में 4, अपर पेक्टोरल गर्डिल ये ऊपर की तरफ है और नीचे पेल्विक गर्डिल में 2 लोअर। ईच पेक्टोरल गर्डिल कंटेन 2, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डिल, एक तरफ 2 बोन होती है, 1 क्लेविकल और 1 स्कैपुला। तो चलो फिलहाल हम लोग आते हैं एक्सियल स्केलेटन पर। स्कल की हम लोग बात करते हैं। स्कल में 2 रीजन आपको हमने बताया, कौन कौन सा, एक है फेशियल और दूसरा है कौन सा, क्रेनियम। तो अगर हम लोग क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम में कौन कौन सी बोन है, जरा ध्यान सुनना। 8 बोन है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और 2 एक एक करके इथमोइड और स्फिनोइड। तो याद रखना, पेराइटल, इथमोइड, स्फिनोइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल। और इनको याद रखना है। अगर ऐसे फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल नहीं याद हो रहा है तो याद कर लो पेस्ट ऑफ पेराइटल, इथमोइड, स्फिनोइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। और इनमें से पीटी की हो स्कूल में, पीटी एक हाथ से कि 2 हाथ से, पीटी करते हो 2 हाथ से, पीटी कितने हाथ से, 2 हाथ से। तो ऐसे याद कर लो, पी और टी, पेराइटल और टेम्पोरल 2-2 बोन है, बाकी सब एक एक है। ऐसे याद कर लो, बाकी सब एक एक है। और तुम्हें नहीं याद होता इस समय रिवीजन के टाइम पे। चलो आगे, तो टोटल कितनी है बोलो, 8 बोन। फेशियल रीजन में, फेशियल रीजन में टोटल बोन कितनी है, 14। कितनी है, 14। और इसको ऐसे याद कर लो, मैक्सिला कितनी है, 2, वोमर 1, इंफीरियर नेजल 2, नेजल 2, मैंडिबल 1, पैलेटाइन 2, लैक्राइमल 2, जाइगोमैटिक 2। यहाँ पर याद रखना, वोमर और मैंडिबल एक एक होती है, बाकी सब 2-2 होती हैं, बाकी सब 2-2 होती हैं। तो इनको छोड़ दिए। ऑडिटरी ऑसिकल, ऑडिटरी ऑसिकल कितने होते हैं, एक तरफ होते 3, मैलियस इंकस और स्टेपिस, दोनों तरफ मिला के कितने हो गए, 6। क्लियर। ये है फेशियल बोन, इसको याद रखना। ऐसे याद कर सकते हो, मम्मी वैन में प्लीज, कहीं घूमने गए मम्मी के साथ और घूमते घूमते अगर थक गए तो मम्मी इसका मम्मी वैन कर लो प्लीज। तो प्लीज तो आजकल लिख दो PLZ शॉर्ट में, और वैन की स्पेलिंग VAN के बजाय VAIN कर दो, मम्मी वैन में प्लीज। M से मैक्सिला, तुम मैंडिबल भी लिख सकते हो, ऊपर कोई सीक्वेंस नहीं है। V से वोमर, A से ऑडिटरी ऑसिकल मतलब ईयर ऑसिकल है, 6, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, इसलिए इसको बॉक्स में बंद किया क्योंकि ये फेशियल रीजन में काउंट नहीं कर रहे। हमने लिख दिया चूंकि स्कल में आती है और ये भी स्कल का ही तो पार्ट है फेशियल रीजन, इसलिए यहाँ पर लिख दिया, बॉक्स में बंद किया। इसको छोड़ के काउंट करना तो 14 आएंगे, इसको छोड़ के काउंट करना 14 आएंगी। अगर हम इनकी बात करें कौन कौन सी फेशियल है, ये जरा देखो। अगर हम लोग बात करें, ये देखो पैलेटाइन, यहाँ से देखो नेजल, लैक्राइमल, यहाँ पर लैक्राइमल, इंफीरियर नेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन। टोटल कितनी बोन है बताओ, 14 बोन है। कहाँ पर, फेशियल रीजन में, फेशियल रीजन में। चलो हम लोग बात करते हैं, तो बोलो स्कल में कितना याद रखना है। फिलहाल स्कल में 22 बोन,
8 क्रैनियम में, 4 फेशियल रीजन में, 22 बोन। चलो स्टर्नम की बात कर लें हम लोग। स्टर्नम जो है हमने कहा एक होती है, यहाँ वेंट्रल साइड पर है, जिसे हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। फ्लैट बोन होती है, वेंट्रल साइड पाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। ध्यान से सुनो, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो 26 वर्टिब्री पाई जाती हैं। वर्टिब्री का काम क्या है, ये प्रोवाइड करती है सरफेस रिब्स के अटैचमेंट के लिए पीछे। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करती हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम एटलस है, सेकेंड वर्टिब्रा का नाम एक्सिस है, और वर्टिब्रा के अंदर कैविटी पाई जाती है जिसे न्यूरल कैनाल बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें ये इस तरह से, ये मान लो हमारा जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है। यहाँ पर कॉन्डाइल है दो, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम एटलिस, सेकेंड वर्टिब्रा का नाम एक्सिस। इनके बीच ये जो कैविटी है जिसे न्यूरल कैनाल बोलते हैं, और इसी न्यूरल कैनाल में पास होता है कौन, इसी न्यूरल कैनाल में पास होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका काम वर्टिब्री का स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना भी है। कितनी वर्टिब्री है, 26। सर्वाइकल रीजन में 7, थोरैसिक 12, 12 होती है थोरैसिक, लंबर 5, सैक्रल 1, कोकाइजियल 1। लेकिन जो सैक्रल है वो 5 बोन की फ्यूजन से बनी है, 1 बोन, और जो कोकाइजियल है कोकिक्स वो 4 बोन के फ्यूजन से बनी है। इसलिए बच्चों में 33 वर्टिब्री होती हैं, लेकिन आपको याद रखना है एडल्ट का आप पढ़ रहे हो कितना, 26 वर्टिब्री। सर्वाइकल रीजन में 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, 5 बोन का फ्यूजन होता है, कोकिक्स 1, 4 बोन का फ्यूजन होती है। इसका फॉर्मूला C7, T12, L5, S1 और C1। वर्टिब्री इतना आपको पढ़ना है। किसके बारे में, वर्टिब्री के बारे में। कितना, 26 वर्टिब्री होती है। और जरा हम लोग रिब्स की बात करें, हम लोग एक्सियल स्केलेटन पढ़ रहे हैं। रिब्स की बात करें, एक्सियल स्केलेटन में 12 पेयर्स होती हैं, बाइसिफेलिक होती है रिब्स। रिब्स अलोंग विथ स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म करती है रिब केज। किसके साथ, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के साथ मिलकर रिब केज फॉर्म करती हैं। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स को बोलते हैं ट्रू रिब्स। ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट 7 पेयर रिब्स होती हैं, फर्स्ट 7 पेयर रिब्स जो होती हैं, याद रखना, यहां पर हम फिर से बात कर रिब्स की बात कर रहे हैं। कितनी पेयर है रिब्स बोलो, 12 पेयर्स, मतलब 24। फर्स्ट 7 पेयर 1 से लेकर 7 तक ट्रू रिब्स होती हैं। पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू। कहाँ, पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, इन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8th, 9th और 10th जो होती हैं, जिसे हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। पीछे की तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, लेकिन सामने की तरफ डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं बल्कि 7th पेयर की रिब्स से जुड़ी हैं, 7th पेयर की रिब्स से जुड़ी हैं। जैसे अगर ये स्टर्नम है, अगर पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है रिब्स, सामने की तरफ ये मान लो 7वीं पेयर की रिब्स है, तो 8, 9, 10 आके इससे जुड़ेंगी, इस 7वीं पेयर वाली रिब्स से, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ेंगी। तो 8th, 9th एंड 10th पेयर्स की जो रिब्स हैं उन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं। वो डॉर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम से लिंक्ड है, अटैच्ड है, लेकिन सामने की तरफ स्टर्नम से नहीं बल्कि 7th पेयर की रिब्स से अटैच्ड है, इन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं। 11th और 12th पेयर की जो रिब्स हैं वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से लिंक्ड है, अटैच्ड है, लेकिन बाहर वेंट्रल साइड किसी से लिंक्ड नहीं है, फ्लोट कर रही है, इसलिए बोला फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोला, फ्लोटिंग रिब्स। तो फर्स्ट 7 पेयर जो होती है वो ट्रू रिब्स होती हैं, 8th, 9th और 10th पेयर जो है वो फॉल्स रिब्स होती हैं, 11th और 12th जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। क्लियर। चलो हम लोग बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। किसकी बात करें, अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में अभी आपको बताया था लिम्स पाए जाते हैं और गर्डिल्स पाए जाते हैं, और लिम्स में 120 बोन और गर्डिल्स में 6 बोन। ईच लिम्ब कंटेन 30 बोन, चाहे वो अपर लिम्ब हो चाहे वो लोअर लिम्ब हो। कितने बोन, 30 बोन। अगर हम अपर लिम्स की बात करें, यहां से यहां तक ह्यूमरस, यहां से यहां तक रेडियस और अल्ना, इधर इस तरफ रेडियस की तरफ, इधर रेडियस और अंदर की तरफ अल्ना। यहां पर कार्पल्स 8, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, 1 1 होती है ये। कार्पल्स 8,
मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजेज 14 होते हैं। फैलेंजेज कितने होते हैं? 14 होते हैं। एक तरफ 30 है और दूसरी तरफ भी कितने हैं? 30। कितना हुआ? 60 अपर लिम्ब में और 60 लोअर लिम्ब में। कितने हुए? 120। ये तो हम अपर लिम्ब की बात करें। अगर लोअर लिम्ब की बात करें, लोअर लिम्ब में यहां से यहां तक फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है, फीमर, और फिर यहां से यहां तक 2 बोन है, टिबिया एंड फिबुला। और ये जिसे आप रिस्ट बोन बोलते हो, कार्पल्स, ऐसे कार्पल के जैसे यहाँ पर टार्सल, जिसे एंकल बोन बोलते हो, यहाँ पर इस रीजन को कार्पल्स बोलते हो, यहाँ पर क्या बोलते हो? लोअर लिम्ब में एंकल बोन बोलते हो, वहाँ पर टार्सल होती है 7। मेटाटार्सल जिसे सोल बोन बोलते हो, इसे जिसे पॉम बोन बोलते हो, मेटाकार्पल जिसे क्या बोलते हैं? पॉम बोन, हथेली की बोन, वैसे वहाँ पर सोल बोन बोलते हैं। कितनी है? वो भी 5। और वैसे ही डिजिट्स फिंगर में फैलेंजेज वो है 14। सब कुछ तो सेम है। यहाँ पर ह्यूमरस 1, यहाँ पर फीमर 1, यहाँ पर टिबिया, यहाँ पर रेडियस और अल्ना 1-1, यहाँ पर टिबुला और फिबिया 1-1, फिबिया और टिबुला 1-1, यहाँ पर कार्पल 8, वहाँ पर टार्सल 7, एक वहाँ पर कम है, टार्सल 7। मेटाकार्पल 5, वहाँ पर मेटाटार्सल 5, फैलेंजेज 14, वहाँ पर फैलेंजेज 14। तो 30 बोन कहाँ हुई? एक ये नी कैप जिसे टेला या पटेला बोलते हैं, ये नी कैप, ये इसको मिला के टार्सल 1 कम थी, यहाँ पर ये नी कैप कितनी हो गई टोटल? 30 बोन्स। आओ जरा देखते हैं। 4 लिम्ब की अगर हम लोग बात करें, ह्यूमरस, अगर हम लोग 4 लिम्ब्स की बात करें तो 4 लिम्ब्स की हम लोग बात करें, ह्यूमरस 1, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स जिसे रिस्ट बोन बोलते हैं, कार्पल्स जिसे रिस्ट बोन बोलते हैं, मेटाकार्पल्स जिसे पॉम बोन बोलते हैं, फैलेंजेज जिसे डिजिट्स बोलते हैं। कितने हैं? 14। टोटल कितनी है? 30 बोन। अगर हम लोग हाइंड लिम्ब की बात करें, फीमर 1, टिबिया, फिबुला 1-1, टार्सल जिसे एंकल बोन बोलते हैं 7 होंगी, मेटाटार्सल सोल बोन बोलते हैं 5 होंगी, फैलेंजेज कितनी? 14, और एक टेला होगी कितनी? 1। तो कितनी हो गई टोटल? 30 बोन। कितनी हो गई? 30 बोन। क्लियर? चलो, ये तो हम लिम्ब्स की बात कर रहे हैं। गर्डिल में कितने हैं? 6। अभी आपको बताया था गर्डिल्स 2 हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। आओ जरा देखते हैं पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल। अगर हम पेक्टोरल गर्डिल की बात करें, ऊपर की बात करें, ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल कंटेन 2 बोन, 1 स्कैपुला एंड क्लेविकल। अगर हम स्कैपुला की बात करें, स्कैपुला ट्रायंगुलर होती है, डॉर्सली प्लेस्ड होती है पीछे की तरफ, बिटवीन 2nd एंड 7th रिब्स, 2nd और 7th रिब्स के बीच होती है, ट्रायंगुलर होती है, आओ जरा देखते हैं। और अगर हम लोग बात करें इसकी, ये ट्रायंगुलर होती है और यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। और इसी ग्लिनॉइड कैविटी में जो आपका ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का हेड इसी में आर्टिकुलेट करता है, इसी में घूमता है, इस ग्लिनॉइड कैविटी में। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ पाई जाती है? ग्लिनॉइड कैविटी पाई जाती है कहाँ पर? पेक्टोरल गर्डिल में। और पेक्टोरल गर्डिल में कहाँ? स्कैपुला पर, स्कैपुला में पाई जाती है कैविटी। और इसी ग्लिनॉइड कैविटी के डॉर्सल साइड, यहाँ इसके स्कैपुला के डॉर्सल साइड, यहाँ पर एक प्रोसेस जिसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, और एक्रोमियन प्रोसेस से कौन लगी है? क्लेविकल, जिसे आप बोलते हैं कॉलर बोन या इसी को ब्यूटी बोन बोलते हैं। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पेक्टोरल गर्डिल। कौन कौन? एक क्लेविकल और एक स्कैपुला, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। टोटल कितनी बोन है? 2 बोन। कहाँ पर? पेक्टोरल गर्डिल में। आओ जरा देखते हैं। स्कैपुला ट्रायंगुलर होती है शेप में, प्रेजेंट होती है डॉर्सली 2nd और 7th रिब्स के बीच। क्लेविकल कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी पेल्विक गर्डिल की, पेल्विक गर्डिल में 2 बोन है। बोन का नाम है कॉक्सल बोन, एक तरफ एक और दूसरी तरफ एक। और जो कॉक्सल बोन है
3 बोन के फ्यूजन से बनी है। बोन का नाम इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। इस तरह की अगर हम लोग बात करें, इस तरह की अगर हम लोग ऐसे बात करें, ये होगी इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और इलियम की स्पेलिंग याद रखना, ILIUM है, ILEUM नहीं है। ये इलियम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। इलियम की स्पेलिंग ILIUM, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और जहां पर ये तीनों बोन फ्यूज हो रही हैं, यहां पर एक कैविटी जिसका नाम है एसिटाबुलम। क्या नाम है? फ्यूज्ड टुगेदर एट द पॉइंट फॉर्म कैविटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम बोलते हैं। जहां पर इलियम, इशियम और प्यूबिस फ्यूज हो रही हैं। कहां पर? पेक्टोरल गर्डिल में। तो पेक्टोरल गर्डिल में 2 बोन है दोनों साइड। एक तरफ एक बोन का नाम कौन है? कॉक्सल बोन। और कॉक्सल बोन जो है वो 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और ये जो है एक कॉक्सल बोन, इधर कॉक्सल बोन सामने यहां पर जुड़ी होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस से। किससे? प्यूबिक सिम्फाइसिस से। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और इसी के साथ अगली हेडिंग है जॉइंट्स। हम लोग जॉइंट की बात करें, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के जॉइंट पाए जाते हैं। कौन कौन से जॉइंट पाए जाते हैं? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। अगर हम फाइब्रस जॉइंट की बात करें, हमारे स्कल में भी कहाँ? क्रेनियम रीजन में, जहां पर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता फाइब्रस जॉइंट में। स्कल में पाया जाता है, स्पेशली क्रेनियम में, क्योंकि स्कल बोलोगे तो फेसियल में एक बोन है मैंडिबल जो कि मूवेबल होती है, लेकिन कोई भी बोन स्कल की इस मैंडिबल के छोड़ के कोई भी मूवेबल नहीं होती। यहां पर जॉइंट कौन सा है? फाइब्रस जॉइंट है, किसी तरह कोई मूवमेंट नहीं होता, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट है, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच, लेकिन एटलस और एक्सिस को छोड़ के। अभी बताएंगे उसके बीच कौन सा जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, 2 वर्टिब्री के बीच जो जॉइंट पाया जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट होता है वहां पर, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। कहां पर पाया जाता है? एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच, 2 वर्टिब्री के बीच, लेकिन एटलस और एक्सिस को छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री को छोड़ के। तीसरा जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट, जहां पर कंसिडरेबल मूवमेंट होता है, जहां पर ठीक ठाक मूवमेंट होता है। वहां पर कौन से जॉइंट? जितने भी आपके बॉडी में ये जॉइंट मूवमेंट हो रहे हैं, ये सारे जो मूवमेंट है सब साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट में जरा देखो, अगर हम साइनोवियल जॉइंट की बात करें, जैसे ये बोन है, साइनोवियल जॉइंट की बात करें, ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है। बोन के बीच यहां पर कैविटी, जिसे बोला साइनोवियल कैविटी, और फील्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड, यहां पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा, ये फील्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो वो दोनों बोन आपस में मूव करती हैं, तो दोनों में फ्रिक्शन नहीं होता, इजीली मूव करती है, अच्छे से मूव करती हैं। और बोन से बोन को जोड़ने वाला होता है लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन। तो आओ जरा देखते हैं। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। स्यूचरल जॉइंट ऑफ स्कल जो होता है वो जो क्रेनियम में। कार्टिलेजिनस जॉइंट अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच होता है, एक्सेप्ट एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच पाइवोट जॉइंट होता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग वो साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। और साइनोवियल जॉइंट कंसिडरेबल मूवमेंट होता है बोन टू बोन के बीच, बोन से बोन के बीच। यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, कैविटी में फिल्ड होता है, जिससे अच्छा खासा मूवमेंट होता है। आओ जरा साइनोवियल जॉइंट के टाइप देखते हैं हम लोग। साइनोवियल जॉइंट की बात करें, साइनोवियल जॉइंट यहां से शुरुआत करो एक एक करके। यहां पर ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच यहां पर जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे स्कैपुला के अंदर जो ग्लिनोइड कैविटी है वो सॉकेट है, वहां पर हेड ऑफ ह्यूमरस का जो हेड है वो फिट बैठ जाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। और जो जॉइंट अपर आर्म में है, अपर लिम्ब में है, वही जॉइंट लोअर लिम्ब में भी है।
तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच कौन सा ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और वही ज्वाइंट नीचे लोअर लिम्ब में है, कहां पर? पेल्विक गर्डिल और कॉक्सियल फीमर के बीच। तो यहां पर बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल, या हम बोल सकते हैं बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गर्डिल। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट ये एल्बो ज्वाइंट या नी ज्वाइंट, ये जो है हिंज ज्वाइंट है, जो एक तरफ ओपन होंगे दूसरी तरफ नहीं, हिंज ज्वाइंट। फैलेंजेस में भी पाए जाते हैं, जहां जहां इस तरह का मूवमेंट, एक तरफ मूवमेंट होगा ऐसे, क्या बोलोगे? हिंज ज्वाइंट होता है। यहां एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट फैलेंजेस के बीच, ये सब हिंज ज्वाइंट होते हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट यहां पर पॉम बोन के बीच, रिस्ट बोन के बीच पाई जाती है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। बिटवीन रिस्ट बोन, बिटवीन कार्पल्स ग्लाइडिंग ज्वाइंट होती है। एंड बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, यहां पर होती है सैडल ज्वाइंट। कौन सी ज्वाइंट? सैडल ज्वाइंट। बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सैडल ज्वाइंट। और इसके बाद एक ज्वाइंट होती है एटलस और एक्सिस के बीच, जिसे बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री के बीच पाइवोट ज्वाइंट। क्लियर? तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट और पाइवोट ज्वाइंट, ये सब ऐसे ज्वाइंट है जहां पर कंसिडरेबल मूवमेंट होता है बॉडी में। ठीक ठाक जितने भी मूवमेंट है वो सब साइनोवियल ज्वाइंट है। चलो, ज्वाइंट के बाद अगर हम लोग बात करें डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। अगर हम लोग यहां पर बात करें ज्वाइंट ऑफ, देखो डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, पहला यहां पर हम लोग देखेंगे मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आओ जरा देखते, ये न्यूरॉन है, ये मसल्स है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब ये इंपल्स यहां तक तो आएगी लेकिन यहां नहीं जा पाएगी, फाइबर पर, मसल फाइबर पर नहीं जा पाएगी, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? अब अगर यहां पर इंपल्स नहीं जाएगी, अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होगा, ट्रोपोनिन को रिलीज नहीं करे, रिमूव नहीं करेगा, मायोसिन हेड एक्टिन से जुड़ेगा नहीं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं। तो याद रखना, मिस्थीनिया ग्रेविस इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, फटीगनेस, वीकनेस, कमजोरी लगेगी, थकावट लगेगी, वीकनेस होगी, फटीगनेस होगी, पैरालिसिस हो जाएगा स्केलेटल मसल का, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो चुका है, इंपल्स आगे पास ही नहीं हो रही है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था मिस्थीनिया ग्रेविस, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मिस्थीनिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, धीरे धीरे जो स्केलेटल मसल है वो डैमेज होने लग जाती है, स्केलेटल मसल डैमेज होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ये एक एज रिलेटेड, अगर हम लोग देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, याद रहेगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें स्केलेटल मसल जो है वो टूटने लग जाते हैं। टिटैनी, टिटैनी रैपिड स्पाज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के कमी की वजह से मसल का वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, रैपिड स्पाज्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टिटैनी। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज्ड बोन मास, बोन मास कम होने लग जाते हैं, बोन मास कम होने लग जाते हैं, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन मास कम हो जाता है, डिक्रीज्ड बोन मास, तो फ्रैक्चर के चांस, बोन मास कम होंगे, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे आप कहीं पर गिर जाएं, आपकी हड्डियां नहीं टूटती, बाबा घर में है, दादी घर में है, कहीं गिर जाए मालूम पड़ा खिसक जाती है हड्डी, क्योंकि उनका बोन मास कम हो चुका है, अब फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। आर्थराइटिस, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट को हम बोलते हैं आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट जिसे बोलते हैं आर्थराइटिस। और अगर यही इन्फ्लेमेशन यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने से, डिपोजिशन से हो जाए,
वही स्वेलिंग, वही इन्फ्लामेशन, यूरिक एसिड क्रिस्टल के इन्फ्लामेशन से हो जाए तो उसका नाम गाउट होता है। क्या होता है? गाउट। ये है डिसऑर्डर मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ वन शॉट में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वन शॉट सीरीज में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।